नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। लगातार कई सारी चीजें दिल्ली की सियासत में इस समय सुर्खियों में हैं। कई सारी चीजों को लेकर के हंगामा बरपा हुआ है और उसमें से एक विषय बहुत गंभीर है और वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का निवास, उसका रेनोवेशन, उस पर किया गया खर्च, उसको लेकर के राजनीति और सवाल जवाब। कई सारे मसलों पर बीजेपी हमलावर रही है आम आदमी पार्टी पर, आम आदमी पार्टी सरकार पर। लेकिन जो ये पूरा मसला है, इसमें कांग्रेस और कांग्रेस के खासतौर पर वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन इसमें लगातार सरकार को घेरते नजर आए हैं। अरविंद केजरीवाल को भी और उनकी सियासत को भी उन्होंने सवालों के दायरे में लाया है। क्या वजह है, क्या ये पूरा मामला है, क्यों आखिरकार इस मसले को अजय माकन इतना जोर शोर से उठा रहे हैं? आज उन तमाम सवालों पर जवाब देने के लिए खुद अजय माकन हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लगातार हमारे साथ भी जुड़ते रहे हैं और हमारे जो दर्शक हैं जो रोजाना हमारे शो से जुड़ते हैं उनकी तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत। ये जो सवाल मैंने पूछा कि एक ऐसी बात, एक ऐसा आवास जो मुख्यमंत्री के लिए बन रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास बन रहा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो तमाम अलग अलग राज्यों में होता है, प्रधानमंत्री आवास बनता है, कहीं मुख्यमंत्री रहेंगे तो उनके लिए भी आवास बनेगा। तो ऐसा आखिरकार क्या हुआ जो दिल्ली में इतना सियासी तूफान एक घर के पीछे खड़ा हो गया? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी का नाम क्या है। उनकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। और क्यों उन्होंने आम आदमी पार्टी नाम रखा? इसलिए क्योंकि जिस वक्त उन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना करी तो उन्होंने कहा कि वो आम आदमी की तरह रहेंगे और ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये अपने ऐशो आराम में रहते हैं। उनकी बहुत पब्लिसाइज हुई वीडियो क्लिपिंग आप लोगों ने भी उस जमाने में चलाया था, जिसमें उन्होंने कहा था शीला दीक्षित के घर पे 10-10 एसी हैं, उसके तो पखाने में भी एसी है और मैं तो बड़ा साधारण आदमी हूं, दिल्ली की जनता की जेब से ही पैसा क्यों जाए। जेब में रेनॉल्ड पेन 1 रुपए का रखते हैं ताकि वो साधारण आदमी दिखे। चप्पल पहनते हैं सर्दियों के अंदर जुराबों के साथ ताकि जो सर्दी भी लगे कोई बात नहीं, लेकिन लगना चाहिए कि वो साधारण आदमी है। अब यही नहीं, चलिए यहां तक के किसी के पहनावे के ऊपर बात ना करें। ये मेरे पास एफिडेविट है। ये एफिडेविट जो है केजरीवाल जी ने जून 2013 को 2013 के चुनाव से पहले केजरीवाल जी ने ये एफिडेविट जो है दिल्ली की जनता को दिया था और ये उनकी तरफ से साइंड एफिडेविट है केजरीवाल जी की तरफ से। और ये सिर्फ केजरीवाल जी ने नहीं दिया, उनके जितने भी विधायक थे उन सभी लोगों ने अपने अपने इलाके के अंदर ये साइंड एफिडेविट जून 2013 में सबको साइन करके दिया। और इसके अंदर साइंड एफिडेविट में तीसरे नंबर पे लिख रहे हैं, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। ये केजरीवाल जी के साइन किया वो एफिडेविट है कि मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, जो है सामान्य घर में रहूंगा। और उन्होंने पूरा का पूरा इलेक्शन इसी नरेटिव पे लड़ा कि वो आम आदमी साधारण आदमी की तरह है और दिल्ली की जनता की जेब से इतना पैसा खर्च जो है किसी के मुख्यमंत्री के आवास के ऊपर, किसी के ऊपर क्यों खर्च हो, ये उस वक्त इन्होंने कहा था एफिडेविट में। अब जब ये सामने आता है कि इन्होंने 171 करोड़ रुपया, 2, 4, 5, 10 नहीं, 171 करोड़ रुपया अपने निवास स्थान बनाने के ऊपर जब खर्च किया तो फिर तो प्रश्न उठेंगे ही उठेंगे। और 171 करोड़ रुपए जो खर्च जब कर रहे हैं, अगर आप लोग जो भी आदमी इसको फॉलो कर रहे हैं, इनका जो अपना किचन है उसका चूल्हा 1.25 करोड़ का है। जो चूल्हा किचन का साधारण आदमी जो 1000-2000 रुपए का है, इनका चूल्हा जो है वो 1.25 करोड़ का है। उसमें पता नहीं क्या चारकोल ग्रिल और अवन और ये वो करके 10 चीजें उसके अंदर है। उनके जो मार्बल है, उनकी जो वो मकराना का नहीं है, वो हिंदुस्तान के किसी जगह का नहीं हो। वो उनको शहनशाह महोदय को अपने महल में हिंदुस्तान का मार्बल लगवाना पसंद नहीं आया, वो वियतनाम का मार्बल है और डियोर पर्ल पॉलिश मार्बल है वियतनाम का। उनके जो एक एक कालीन है वो जो है 12-12 लाख रुपए के कालीन है। उनके जो पर्दे हैं वो 6-6 लाख रुपए के पर्दे हैं।
और जो उनकी बिल्डिंग है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, जो शानो शौकत उन्होंने अपनी करी है, और वो आम आदमी के कैसे विपरीत है। और अगर जो है अब आप इसके वायलेशंस पे आ जाएं, मास्टर प्लान के वायलेशंस पे आ जाएं, हेरिटेज लॉ के वायलेशंस पे आ जाएं, तो उसके अंदर तो बहुत सारे वायलेशंस हैं। लेकिन किस तरीके से शानो शौकत के साथ में केजरीवाल जी ने बनाया, शर्म की बात है। आप अगर कोई भी व्यक्ति केजरीवाल के घर जाकर के पूरा घर उसका घूम करके दिखा दें, मैं मान जाऊं अगर केजरीवाल उनको अपने घर के अंदर घूमने की इजाजत दे दें, आने की इजाजत दे दें। शीला, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं किसी और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं शीला दीक्षित जी से कंपेयर कर रहा हूं। शीला दीक्षित जी का घर जो है वो खुला दरबार था, कोई भी व्यक्ति उनके घर में किसी भी जगह के ऊपर जाकर के उनसे बात कर सकता था, उनसे मिल सकता था। और ये केवल शीला दीक्षित नहीं, क्योंकि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो हमको दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्रियों से कंपेयर करना पड़ेगा। मदन लाल खुराना जी का घर, साहब सिंह वर्मा जी का घर, शीला दीक्षित जी का घर, आप इनके घरों में किसी भी कमरे में जा सकते थे, और वहां पर आपको टूटा फूटा फर्नीचर, क्योंकि लोगों ने बैठ बैठ करके उस फर्नीचर का हाल खस्ता किया हुआ, शीला जी ने उसको जो है कम से कम सादगी का एहसास शीला जी के से नजर आता था। कभी भी शीला जी के घर के ऊपर वियतनाम का मार्बल नहीं, कोटा का हरा पत्थर, जो सबसे सस्ता पत्थर है, आपको अगर याद होगा, कोटा का हरा पत्थर सबसे सस्ता पत्थर होता है, उसके ऊपर जो है कोई पॉलिश करने की भी जरूरत नहीं होती, वो शीला जी अपने घर में लगाती थी। अच्छा, ये तमाम चीजें तो अब खैर पब्लिक डोमेन में हैं, कई सारी चीजें हैं, उसमें आपने भी कुछ कई सारे खुलासे किए हैं, कई सारी जो बातें हैं वो बीजेपी ने भी लाई हैं। एक बात ये होता है कि कई बार सवाल ये खड़ा किया जाता है कि आखिरकार अजय माकन, जो कि कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, आप इंचार्ज हैं, वही बात क्यों रख रहे हैं जो बीजेपी रख रही है। ये बात आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती है कि अजय माकन बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। क्या आपको भी ये आरोप आपके ऊपर जब लगता है तो आपको क्या समझ में आता है कि क्यों इस तरीके के आरोप आपके ऊपर लगाए जाते हैं? देखिए, बीजेपी जब ये कह रही है, आम आदमी पार्टी जब ये कह रही है, तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि मैं ही नहीं, मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे पिता, मेरे चाचा, मेरी चाची, मेरी भुआ और मैं खुद 10 बार बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा हूं। और हम लोग बीजेपी के खिलाफ, जब बीजेपी दिए पे चुनाव लड़ती थी, उस समय पे मेरे पिताजी इनके खिलाफ में चुनाव लड़े थे। और जितने बीजेपी के खिलाफ हम हमलावर रहे हैं, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अंदर एनएसयूआई की तरफ से विजेंद्र गुप्ता को चुनाव हराया है, एबीवीपी की तरफ से। हमने कभी भी इनकी तरह से, जैसे इन लोगों ने बाबा रामदेव, किरण बेदी, जनरल वीके सिंह, अन्ना हजारे, जो नॉन, जो आरएसएस के सपोर्टर्स हैं, जिनके साथ शेयर किए, मैंने आज तक जिंदगी में कभी भी नहीं किया। तो ये इनको क्या बोल रहे हैं, इनको बोलने से पहले इनको सोच लेना चाहिए। और अगर जो है, जितने भी मेरे चुनाव लड़े हैं, पहले के भी और आगे जब भी लड़ूंगा, तो बीजेपी के खिलाफ ही लड़ूंगा, और इनका कोई भरोसा नहीं। और मैं आइडियोलॉजिकली कांग्रेस के साथ कमिटेड हूं, और मेरी कमिटमेंट कोई अभी की नहीं है। जैसे मैंने कहा, मेरे दादा, मेरे परदादा फ्रीडम फाइटर थे, और उस जमाने में कांग्रेस के अंदर थे, जब कांग्रेस के अंदर लेने जाने का मतलब जेल जाना होता था। मैं उस परिवार का हूं। तो जब मैं ये बोलता हूं, तो मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिली हुई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं कि भी अजय माकन बीजेपी की बात कर रहा है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि गोवा के अंदर क्यों चुनाव लड़ाया? कांग्रेस को हराने के लिए गोवा में थे क्या, और अब गोवा में है क्या? गुजरात में क्यों चुनाव लड़ाया? सिर्फ कांग्रेस को हराने के लिए। गुजरात में पहले थे क्या और अब है क्या? जब से ये दिल्ली के अंदर सत्ता में आए हैं, जब से बीजेपी चुनाव जीत रही है लोकसभा के अंदर, उससे पहले हमने तो नहीं बीजेपी को जीतने दिया। जब तक के शीला दीक्षित थी, जब तक हम लोग थे, जब तक ये नहीं आए थे, हमने बीजेपी को दिल्ली में चुनाव नहीं जीतने दिया। दिल्ली के अंदर सारी की सारी सातों की सातों सीटें हम जीतते थे। तो इन्होंने क्या कर दिया बीजेपी को हराने के लिए? लेकिन अभी भी तो आप, खैर इस मसले पर हम बाद में आएंगे। हम अपने दर्शकों से भी गुजारिश करते हैं, कई सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, और अगर आपको कोई सवाल सीधे पूछना हो अजय माकन साहब से, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए भी खुला हुआ है। अगर आप मर्यादित भाषा में, आप तरीके से कोई सवाल पूछना चाहते हैं जो इस विषय से जुड़ा हुआ हो, तो निश्चित तौर पर मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों को भी यहाँ पर साथ में जोड़ सकूं और इनसे सीधा सीधा सवाल पूछ सकूं। माकन साहब, ये बात आपने भी कही कि एक आम आदमी बन करके आए अरविंद केजरीवाल, और उन्होंने तमाम एफिडेविट दिए, तमाम घोषणाएं की, उसी प्लैंक पे एक तरीके से चुनाव लड़ा। 2013 में जब पहली बार चुनाव लड़ा था,
शीला दीक्षित को भी हराया और आप लोग तमाम लोग थे। ये क्या एक तरीके से कहीं लगता है कि ये जो तमाम चीजें अब निकल करके आ रही हैं, ये एक तरीके से एक शॉकिंग फैक्ट है आपको जब ये तमाम कागजात पहली बार मिले, तो क्या आपको ये लग रहा था क्या कि इस तरीके से होगा? क्योंकि हम भी जाते हैं 6 जो फ्लैग स्टाफ रोड है जहां पर अरविंद केजरीवाल साहब का सीएम रेसिडेंस है, तो वहां पर हम अंदर नहीं गए, आज तक मुझे नहीं पता है। लेकिन ये जो फैक्ट्स आए और ये तमाम चीजें निकल करके आई, तो क्या आपको लगा था क्या कि इस तरीके से नहीं हो सकता? क्योंकि आप भी अरविंद केजरीवाल की राजनीति को कम से कम 10 साल से, जब से उन्होंने पार्टी बनाई है तब से तो आप देख ही रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, हमने भी लगाया, हमने भी पेपर्स देखे हैं, और जिस तरीके से इनकी पार्टी दूसरे राज्यों के अंदर पैसा खर्च कर रही है, वो एकदम से अचानक पैदा होने वाला नहीं है। मतलब ये वो उसकी जननी भ्रष्टाचार है ही है, जिस तरीके से पॉलिटिकल फंडिंग ये लोग कर रहे हैं। दूसरा, इसके साथ में केजरीवाल जी का जो जिस तरीके से ये चौंकाने वाले तथ्य 171 करोड़ के आए हैं, ये चौंकाने वाले इसलिए क्योंकि किसी को ये तो उम्मीद थी कि भी ये इतना, लेकिन इतना ब्लेटेंट कर सकते हैं, इतना बड़ा कर सकते हैं, ऐसी किसी को भी उम्मीद नहीं होगी। और ये जैसे मैंने कहा 171 करोड़ रुपए के इनकी फ्लोरिंग, इनके टॉयलेट्स, इनके बाथरूम्स, इनके किचन, ये सब चीजें एक अलग है। लेकिन जो सबसे बड़ी खराब की बात है, वो दिल्ली का हेरिटेज वैल्यू को इन्होंने तबाह किया है। दिल्ली के अंदर 2 ऐसे बंगलो जोन एरियाज हैं, एक लुटियंस बंगलो जोन एरिया और एक ओल्ड दिल्ली बंगलो जोन एरिया, जिसको सिविल लाइन बंगलो जोन एरिया कहते हैं। यहां पर ब्रिटिश कॉलोनियल स्टाइल के अंदर बंगलोज बने हुए थे जो सिर्फ एक मंजिले थे। आप अगर इसी फ्लैगस्टाफ रोड में पहले, जब चौधरी प्रेम सिंह जब स्पीकर थे और अमरीश गौतम जब डिप्टी स्पीकर थे, वो इसमें रह चुके हैं 10 साल, और वो अगर आपको याद होगा, ये सेम वैसे ही है जैसे कि लुटियंस बंगलो जोन के बड़े बंगलोज हैं। वहां इसकी एक हेरिटेज वैल्यू है और ये हेरिटेज वैल्यू इसको प्रिजर्व करने की जरूरत है। मास्टर प्लान के अंदर हम लोगों ने लिखा हुआ है, मैं सिर्फ 2 इसके मेन पढ़ना चाहता हूं। 3.3.2.1 में लिखा है, हायर एफएआर शैल हाउएवर नॉट बी परमिसिबल इन रीडेवलपमेंट ऑफ लुटियो बंगलो जोन, सिविल लाइन बंगलो जोन एरिया जो ये है, एंड मॉन्यूमेंट रेगुलेटेड जोन। हायर एफएआर कहीं पे परमिट नहीं है, एक। दूसरा, these areas have a heritage value which has to be conserved. De-densification of trees, reduction of green cover is not permitted at all. तो 2 चीजें इसके अंदर बड़ी साफ है कि एक तो इसका एफआईआर नहीं हो सकता और हेरिटेज वैल्यू इसको प्रिजर्व करना, और तीसरा इसके अंदर डी डेंसिफिकेशन, पेड़ इसको काटने की यहां पे कोई जरा सी भी इजाजत नहीं है। इन्होंने तीनों का ही वायलेशन किया है और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा वायलेशन किया। जहां पर सिर्फ एक फ्लोर के ऊपर एक ओल्ड कॉलोनियल स्ट्रक्चर बना हुआ है, वहां पर आज इन्होंने बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, 3 मंजिलें ऊपर बिल्डिंग बना दी है। आप सोच सकते हो कि ये जो पुराना हमारा लुटियन बंगलो जोन एरिया है, जो दिल्ली की शान है, ओल्ड बंगलो जोन एरिया है, ये दिल्ली की शान है। यहां पर पुराने कॉलोनियल स्टाइल बंगलों को गिरा करके इसकी जगह 3 मंजिलें नए इमारत आप बना दो, तो ये क्या दिल्ली को देने के लिए, ये बदलने के लिए, दिल्ली के हेरिटेज कल्चर को बदलने के लिए यहां पर आए थे? इसमें 2 चीजें जो आपने नहीं कही, एक तो 45 करोड़ की बात होती है लगातार कि 45 करोड़ रुपया खर्च किया गया रेनोवेशन पे, उसकी मरम्मती पे। रेनोवेशन अभी है। आप 2 चीजें कर रहे हैं, एक तो कि आपने 171 करोड़ का फिगर दिया है, यानी लगभग 4 गुना 45 करोड़ रुपए से। ये आपके पास कहां से 171 करोड़ रुपए का फिगर आया? क्योंकि अभी तक जो जानकारी है वो यही है कि 45 करोड़ रुपए खर्च हुए। दूसरी बात आप जो करें वो करें कि मास्टर प्लान का वायलेशन हुआ है और तमाम जो एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़खानी हुई है, यानी इसकी अनुमति तो कहीं से नहीं ली गई होगी। क्योंकि अगर डीडीए ने या फिर दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन ने जो इन तमाम बॉडीज हैं इनको बनाया ही इसलिए गया था कि इस तरीके की परमिशन दी जाए। तो सबसे पहला हम आपके पास क्लेरिफिकेशन ये लेंगे कि ये जो 45 करोड़ का जो अभी तक पब्लिक फिगर है उसको आपने 171 करोड़ का कैसे बता दिया? आखिरकार आपके पास ऐसा कौन सा डाटा? देखिए, जो 45 करोड़ की जो फिगर्स हैं वो अधूरी हैं। अब अगर कोई भी प्रोजेक्ट आप लेते हैं, उसको बनाने में अगर मान लीजिए कहीं झुग्गियां आती हैं, उसको हटाना पड़े, उसकी जो रेलोकेशन होती है वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा माना जाता है हमेशा। कोई भी जो सरकार चलाने वाले जो लोग हैं उस चीज को जानते हैं।
अब जो है इनकी मुख्यमंत्री का जो आवास है, इसके बाजू के अंदर 45 राजपुर रोड और 47 राजपुर रोड में और 8A और 8B फ्लैग स्टाफ रोड के ऊपर मिलाकर के 22 ऑफिसर्स के फ्लैट्स हैं। इन 22 ऑफिसर्स फ्लैट्स में से 15 खाली करा लिए गए या उनको डिमोलिश करा लिया गया। बाकी 7 के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये फ्रेश अलॉटमेंट नहीं होंगी और इनका पूरा प्लान है, जिसका प्लॉट बना हुआ है, जिसका नक्शा बना हुआ है, वो भी पब्लिक डोमेन में है, आपने भी उसको देखा होगा। और उस पूरे के पूरे नक्शे के अंदर पूरे के पूरे उसको साफ करके उसको मुख्यमंत्री के आवास का परिसर का पूरे के पूरे कर डाला गया है। और इसके बदले जब 22 इन्होंने जब ऑफिसर्स के फ्लैट्स इन्होंने खाली कराए हैं, उसके बदले में इन लोगों ने 2021 में 22 जो है इन्होंने उतनी ही संख्या में 22 संख्या के अंदर इन लोगों ने, पहले मेरे को 21 के फिगर्स थे तो अब कोई कह रहे हैं 22 हैं, लेकिन मैं चलो 21 मान करके चल रहा हूं। मेरे पास पूरे रिकॉर्ड्स हैं उसके, बकायदा टावर नंबर्स हैं, टावर नंबर 20, टावर नंबर 24, टावर नंबर 27। इन 3 टावर्स के अंदर इन्होंने वहां पर 21 या 22 इन्होंने फ्लैट्स खरीदे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के अंदर। और हर एक फ्लैट की कीमत अक्षरधाम के पीछे जो है, बिल्कुल अक्षरधाम के पीछे कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में फ्लैट खरीदे हैं और हर फ्लैट की कीमत 6 करोड़ रुपए लगभग औसतन। तो जब 6 करोड़ रुपए की हर एक फ्लैट की कीमत है, 21 फ्लैट अगर खरीदे गए इनको वहां पे रिलोकेट करने के लिए, तो 126 करोड़ ये, 45 करोड़ जो अपना बनाने में खर्च करा है, अपने महल बनाने में जो वहां पे खर्च किया, वो कुल मिलाकर सीधे सीधे 171 करोड़ हो जाता है। एक चीज इनसे और पूछना चाहिए, ये कहते हैं, मेरे राघव चड्ढा से एक शो के ऊपर बहस हो गई और मैंने कहा कि आपने ये रेनोवेशन करा, वो कहते नहीं जी हमने रेनोवेशन नहीं, हमने पूरा तोड़ करके बनाया। अब अगर पूरा, मैंने उनको उस वक्त भी कहा कि आप पूरा तोड़ करके बनाया है आपने, तो इससे बड़ा इलीगलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि ये मास्टर प्लान के माध्यम से और ये ओल्ड जोन एरिया है, इसमें आप पूरा तोड़ करके बना ही नहीं सकते। और अगर आपने रेनोवेशन सिर्फ किया है तो रेनोवेशन में सिर्फ रेनोवेशन में 45 करोड़ का खर्चा कहां से आ गया? अगर छत टूट रही है और उसकी आप अगर ठीक कर रहे हो, सिर्फ छत तोड़ने को ठीक करने में 45 करोड़ कहां से कर? पहला जो कहा गया था, जो पहली सफाई आई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसमें कुछ पिक्चर्स ट्वीट किए गए थे और उसमें कहा गया था कि जिस कमरे में अरविंद केजरीवाल जी के पिताजी रहते हैं उस कमरे की छत गिरी थी और उसी के बाद ये रेनोवेशन का ख्याल आया और इस रेनोवेशन का पूरा अंजाम दिया गया। आप कह रहे हैं ये रेनोवेशन नहीं है, ये मरम्मती नहीं है, ये नए तरीके से बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। तो ये जो आप इतने दावे से कर रहे हैं, इन दावों के पीछे, क्योंकि मैंने नहीं तस्वीर देखी है, मैं सीधा सीधा कहता हूं, मेरी एंट्री नहीं है अंदर में, मुझे नहीं पता है, आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये तमाम चीजें हुई हैं? आप मुझे इसका जवाब तो बाद में दूंगा, पहले आप मुझे बताएं कि आप शीला दीक्षित जी के घर जाते थे, जा सकते थे, नहीं जा सकते थे? हाँ, एक लिमिट तक मैं जाता था। मैं उनके जो अतिथि घर था, जिसको ड्राइंग रूम कहते हैं, वहां तक तो मैं जाता था, इतना मुझे पता है। हाँ, तो जब आप उनके घर के ड्राइंग रूम तक जा सकते थे, तो आपको जो है केजरीवाल जी अपने घर के ड्राइंग रूम में क्यों नहीं घुसने देते हैं? सबसे पहले तो इसी में ही समझ में आ जाएगी कि क्यों नहीं घुसने देते, आपको समझ में आएगा। और ये तो अपने आप को आम आदमी कहते हैं, तो जब आम आदमी है और ये कहते हैं कि हमने तो जनता के लिए, मुख्यमंत्री के लिए बनाया, तो फिर मुख्यमंत्री के अगर घर के दरवाजे ही सबके लिए बंद है और आप जैसों के लिए भी बंद है, जो कि आपके माध्यम से दिल्ली की जनता देखे, तो कैसा मुख्यमंत्री है? क्या चीज छुपा रहे हैं? और हम इसलिए दावे के साथ में कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने अभी तक के जो पिक्चर्स आई हैं, वो इन्होंने ये नहीं कहा है कि ये गलत है। चलिए, अगर हम गलत हैं तो दिखा दीजिए क्या सही है। इससे तो साफ बात नहीं हो सकती। खोल करके एक बार जो है, एक ANI कोई बुला करके दिखा दीजिए, एक आपके चैनल को ही बुला करके दिखा दीजिए, ऑपोजिशन के किसी को मत बुलाएं, एक बुला करके एक फोटो शूट करा दीजिए। क्यों नहीं करवा रहे? अगर कोई चीज छिपाना नहीं है तो फिर दिखा क्यों नहीं रहे? दूसरा, ये पहले ये कहते थे कि हमने रेनोवेशन करा, जब रेनोवेशन में फंस गए कि इतना 45 करोड़ रेनोवेशन में कहां से खर्च हो गया, तो फिर कहते हैं कि नया बनाया। नए बनाने में फंस गए क्योंकि वहां पे नया बन नहीं सकता, क्योंकि हेरिटेज लॉस की वायलेशन है, मास्टर प्लान की वायलेशन है। एक और इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज ये है, मैंने अभी डिबेट्स में देखा, उन्होंने कहा जी कि हमारी PWD को परमिशन मिली है बनाने के लिए। ये मेरे पास में 18 मई 2017 का एक ऑर्डर है, ये MCD का, नॉर्थ दिल्ली MCD जहां पर ये पड़ता है, उसका ऑर्डर है 18 मई 2017 का। ये जनरल ऑर्डर है।
जनरल ऑर्डर है कि एग्जेम्पशन का पीडब्ल्यूडी को। साधारणतः अगर मैं भी कोई मकान बनाने जाऊं तो मेरे को बिल्डिंग बाय लॉज के तहत अपने मकान की कॉर्पोरेशन से परमिशन लेनी होती है, वही पीडब्ल्यूडी को भी करनी होती थी। तो पीडब्ल्यूडी के लिए कॉर्पोरेशन ने एग्जेम्प्ट कर दिया क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाता है। और एग्जेम्पशन में उन्होंने क्या कहा है कि हैज रिजॉल्व टू अलाउ पीडब्ल्यूडी प्रोजेक्ट्स to be used for public purposes exempt from seeking sanction of building plans। यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट जो कि पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होना है उसको पीडब्ल्यूडी को एग्जेम्प्ट कर दिया कि उसके लिए आपको बिल्डिंग प्लान्स की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये पब्लिक पर्पस के शो करके पीडब्ल्यूडी ने इसके ऊपर एग्जेम्पशन अपने आप को दे दिया। तो मुख्यमंत्री का आवास पब्लिक पर्पस का आवास कैसे हो गया? पब्लिक पर्पस के लिए का परमिशन जो इनको एग्जेम्पशन मिला था वो स्कूल्स के लिए बिल्डिंग ताकि उसमें ज्यादा समय ना लगे, हॉस्पिटल्स के लिए बिल्डिंग ताकि उसके अंदर जो बिल्डिंग प्लान्स हैं उसको पास कराने के लिए ज्यादा समय ना लगे, इसलिए ये रेजोल्यूशन पास किया गया। इन्होंने स्कूल्स और हॉस्पिटल के रेजोल्यूशन को मुख्यमंत्री आवास के में करके इन्होंने बिल्डिंग बाय लॉज की वायलेशन कर दी। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी आता है, जो आपने कहा कि पब्लिक पर्पस के लिए इन्होंने नक्शा पास करवाया एमसीडी से, पीडब्ल्यूडी को जो एग्जेम्पशन मिला हुआ था स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए, वो इन्होंने लागू कर दिया सीएम रेसिडेंस को लेकर के। तो इसमें एक जो दलील आती है वो ये भी आती है कि सीएम रेसिडेंस तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है, ये जो आवास है 6 फ्लैग स्टाफ रोड, ये तो कोई अरविंद केजरीवाल का परमानेंट रेजिडेंस तो हुआ नहीं ना। कल की तारीख में आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं दिल्ली के, तो आपको भी उसमें रहने का अधिकार होगा। तो फिर इस पर इतना क्यों? ये तो जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए बनाया गया है, एक नई प्रॉपर्टी, एक नई दिल्ली सरकार की प्रॉपर्टी विकसित की। मैं आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मुझे आप ये बता दें मनीष सिसोदिया किस घर में रहते हैं? मनीष 17, अब तो उसमें आतिशी रहती हैं। मतलब हाँ, तो AB 17 वहां पर मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित रहती थी, जहां पर अब पहले मनीष सिसोदिया और अब आतिशी जहां पे रहती हैं, प्रगति मैदान के सामने। फिर उसके बाद शीला दीक्षित जी शिफ्ट करके इधर तीन मोतीलाल नेहरू मार्ग आ गई, जहां पे अब मनमोहन सिंह रहते हैं। साहब सिंह वर्मा शामनाथ मार्ग में रहते थे, मदन लाल खुराना कहीं और रहते थे। सभी मुख्यमंत्री जो हैं वो अलग अलग जगह रहते थे। और एक चीज आपको मैं बता दूं, आपने मुझे कहा मैं कहां पे रहूंगा, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। मैं दिल्ली सरकार में मंत्री बन गया, लेकिन मैंने मंत्री का बंगला नहीं लिया। आज आतिशी मरलेना ने या मनीष सिसोदिया ने, इन सब लोगों ने, और मैं ट्रांसपोर्ट, पावर और टूरिज्म, 3 सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पावरफुल मंत्रालय, लेकिन मैं रजौरी गार्डन के अंदर जहां से मैं विधायक था मैं वहीं पे रहा। मैंने 10,000 रुपए का हमारे को अलाउंस मिलता था, हाउस रेंट अलाउंस। मैंने नया मकान, कोई भी मैंने कोठी मैंने नहीं लिया, मैंने सरकारी कोठी नहीं ली। मैं इस बैकग्राउंड के साथ में इनको अटैक कर रहा हूं। और यही नहीं, उसके बाद में जब मैं MP बना, मेरे को MP फ्लैट मिल गया, MP बंगलो मिला। MP बंगलो मिलने के बाद मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बना। मैंने बंगलो शिफ्ट नहीं करा, मैं कैबिनेट मिनिस्टर बन गया, मैंने शिफ्ट नहीं किया, मैं उसी बंगलो के अंदर रहा। और मैं केंद्र सरकार में शहरी विकास मंत्रालय मंत्री था, सारे के सारे बंगलो मेरे अंडर थे। मैं चाहता तो जितने मर्जी चाहे मैं बड़े बंगलो में रह जाता, लेकिन मैंने MP के जो बंगलो में जो मुझे मिला, मैं उसी के अंदर मैं वहां पर रहा। तो ये हर आदमी, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं आम आदमी हूं। मैंने कभी रेनॉल्ड का पेन लगा करके नहीं घूमा, एक मेरा ये सिग्नेचर पेन है, ये मेरा सिग्नेचर, मैं यही लगा करके घूमता हूं। तो कभी भी ये आदमी को झूठ बोल करके, लोगों को धोखे में रख करके, लोगों को बेवकूफ बनाना, इससे ज्यादा गलत काम लोकतंत्र में नहीं हो सकता। आपने वो सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी बनी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी के नाम पर है, ये तो सीएम रेसिडेंस के नाम पर अगर बन रहा है या चीफ मिनिस्टर ऑफिस के नाम पर बन रहा है, तो कोई भी जो भी फ्यूचर में, भविष्य में कोई भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा, उस सुविधा को वो ले सकता है, उस घर में रह सकता है। अरविंद केजरीवाल के नाम पर तो ये रजिस्ट्री नहीं हुई है ना। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो अरविंद केजरीवाल जो एफिडेविट पहले दिया था, वो जनता से हाथ जोड़ के माफी मांग लें कि एफिडेविट फाड़ दें, जिसमें उन्होंने कहा था मैं तो साधारण आम आदमी की तरह रहूंगा, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। अपनी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी से बदल के खास आदमी पार्टी खाप बना दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे को वो ऐसा कर लें। लेकिन सवाल यह है कि वो बोलते कुछ है और करते कुछ और है। और फिर यही नहीं, जब ये जैसे प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस जब बन रहा है अभी,
उन्होंने डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट्स बजट के पेपर में डाल करके पूरी की पूरी पार्लियामेंट से बजट के अंदर पास कराया। यहां पर इन्होंने ना केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ एफिडेविट दिया, पूरी बजट में कहीं मुख्यमंत्री आवास का कहीं पे जिक्र नहीं है। बजट के अंदर जनरल पर्पस हाउसिंग, जो ऑफिसर्स की हाउसिंग है, उसके नाम पे पैसा सैंक्शनड है और वहां से जो है पैसा अपने उसमें खर्च कर रहे हैं। यानी आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जो विधानसभा में बजट पास हुआ उसमें मुख्यमंत्री आवास का जिक्र होना चाहिए था हेड के अंदर में, कि इस हेड में हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो 45 करोड़ हो 171 करोड़ हो, जो भी खर्च होता उसको अलग सेपरेट हेड में रखना चाहिए था। जब प्रधानमंत्री आवास बनता है तो वो हेड में रखा जाता है, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। आप कह रहे हैं कि ये जानकारी उन्होंने छुपाई है। बिल्कुल। देखिए, एक तो इसका जवाब देने से पहले मैं एक और बात बताऊं। आपने मेरे को पूछा कि कल को आप जब मुख्यमंत्री बनेंगे आप भी तो उस घर के अंदर रहेंगे। मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं किसी भी कीमत के ऊपर ऐसे घर के अंदर मुख्यमंत्री बन करके नहीं जाना चाहूंगा जो दिल्ली के अंदर दिल्ली की विरासत, दिल्ली की हेरिटेज को नीचे बिछा करके उसकी कब्र के ऊपर बना हुआ हो। दिल्ली की सबसे बड़ी खूबसूरती दिल्ली की हेरिटेज है। दिल्ली की सबसे बड़ी खूबसूरती दिल्ली की ग्रीनरी है। जहां पर 28 पेड़ों का जहां पे कत्ल किया गया हो जिसको बनाने के लिए, जहां पे दिल्ली की विरासत को नीचे दबा करके उसके ऊपर महल अपना बना दिया गया हो, मैं कभी भी जिंदगी के अंदर उस मकान में, चाहे मुझे कुछ भी बना करके भेजा जाए, मैं उसमें जाना पसंद नहीं करूंगा। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि इसके अंदर असेंबली के को से छिपाया गया, बिल्कुल असेंबली से छिपाया गया। असेंबली के छुपाने का प्रिविलेज के वायलेशन है और इसके अंदर जो दिल्ली के स्पीकर हैं उसको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उनकी बेइज्जती है। दिल्ली के अंदर एक एक पैसा, ये कंसोलिडेटेड फंड से खर्च होता है ये पैसा, और एक एक पैसे का हिसाब, एक एक पैसा को असेंबली विधानसभा क्लियर करती है और उसमें हेड्स में लिखा जाता है। अब आप ऑफिसर्स के हेड के अंदर डाल करके, ऑफिसर्स के फ्लैट्स की रेनोवेशन के हेड में डाल करके मुख्यमंत्री आवास में उसको डाइवर्ट कर दो, तो ये छिपाना नहीं तो क्या है? उसके बाद आप लोगों को वहां पर घुसने नहीं दो, वहां पर आप, और फिर भी जो है बाहर निकल करके कहो मैं तो बड़ा आम आदमी हूं, मैं तो बड़ा साधारण आदमी नहीं हूं, तो जनता के साथ धोखा नहीं है तो क्या है? तो ये ऐसे समय के ऊपर जब कोविड चरम सीमा के ऊपर था, जब जब इन लोगों ने सारे डेवलपमेंट्स अपने बंद कर दिए थे, उस टाइम पे नए ये अक्षरधाम के अंदर फ्लैट्स खरीद रहे थे, उस टाइम के ऊपर ये यहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, जिस वक्त दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर लोग तरस रहे थे, जिस वक्त अस्पताल इनके नहीं थे, उस वक्त अस्पताल बनाने की जगह ये अपना महल बना रहे थे। तो ये किस तरीके से इसकी इजाजत दी जा सकती है, और ये कौन सा भ्रष्टाचार का उच्चतम भ्रष्टाचार से कम कैसे ये हो सकता है? अच्छा, कई सारे लोग हमसे जुड़ भी रहे हैं, उनके कुछ कुछ हम सवाल भी कोशिश करते हैं कि ले लें, अगर कुछ रिलेवेंट सवाल हैं। इसमें नंद किशोर गुप्ता जी हैं, क्या आप कह सकते हैं कि आप सरकार दिल्ली में आपसे बेहतर काम कर रही है? क्या ये कह सकते हैं कि शीला दीक्षित सरकार से, नंद किशोर गुप्ता जी का सवाल है कि आम आदमी पार्टी सरकार किस तरीके का काम करी? क्योंकि ये जो आप आरोप लगा रहे हैं ये तो ठीक है, तो आपको लगता है क्या कि आपकी जो सरकार थी जिसमें आप भी मंत्री थे, क्या उससे बेहतर काम करे? मैं इनसे अनुरोध करूंगा नंद किशोर जी से कि ये जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म होगा, इसके बाद में मेरे और कुनार कुमार जी के जो पिछला एपिसोड है उसको देख लें। उसके अंदर ये सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर मैंने बताया है कि कैसे एजुकेशन में, कैसे हेल्थ के अंदर, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, कैसे बिजली के अंदर कांग्रेस के समय में इनसे बेहतर हमारी परफॉर्मेंस रही, और आंकड़ों के साथ में मैंने बताया। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे फर्जी विज्ञापनों पर मत जाएं, आप सिर्फ जो है पिछले मेरे उसमें चले जाएं। मैं अभी फिर से जो मुख्य मुख्य चीजें दोहराना चाहूंगा। सबसे महंगी बिजली पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली में है। पहली बार ऐसा हुआ है शीला दीक्षित जी और कांग्रेस के जाने के बाद में कि सरकारी स्कूलों से बच्चों की संख्या हर साल कम होती जा रही है और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बढ़ती जा रही है। पहली बार ऐसा हुआ। हर साल जब दिल्ली की संख्या बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है, तो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, तो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जनसंख्या बच्चों की बढ़नी चाहिए, बढ़ने की जगह कम क्यों हो रही है? तो पहली बार ऐसा हुआ है शीला दीक्षित जी के बाद में कि ये, और कोविड से पहले की बात है, कोविड में बहुत सारे बच्चों ने अपने आप को फीस ना देना पड़े इसलिए शिफ्ट कर लिया। ये मैं कोविड से 2020 से पहले की बात कर रहा हूं और 2014 से 2020 की बात कर रहा हूं। बिजली के मसले पे, हमारे इसके मसले पे, तीसरा अगर आप चिकित्सा के मसले पे आ जाएं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कृपया अपनी याददाश्त वापस आप कोविड के समय पे दिल्ली पे चले जाएं।
दिल्ली के अंदर हमारे ऑक्सीजन के प्लांट्स हमारा एक भी नहीं यहां पर लगाया गया, बावजूद इसके कि सबको पता था कि ऑक्सीजन की कमी होने वाली है। तो किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से ये दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये विज्ञापन की सरकार है और उसके अलावा कुछ नहीं है। हर्षित खुराना जी का भी एक सवाल ले लेते हैं, वो लगातार पूछ रहे हैं और उससे जुड़ा हुआ सवाल कौशलेंद्र जी का भी है, फिर हम टॉपिक पर आएंगे क्योंकि कई बार हम थोड़ा दिशा भ्रम हो जाते हैं। कौशलेंद्र जी कह रहे हैं कि दिल्ली में एमसीडी में कांग्रेस क्यों साफ हो गई, और हर्षित खुराना जी पूछ रहे हैं व्हाई दिल्ली कांग्रेस इज एब्सेंट फ्रॉम दिल्ली इश्यूज, आर यू कंटेस्टिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली पार्लियामेंट्री एरिया इन 2024 और नॉट। देखिए, दिल्ली में कांग्रेस को हमारे वोट्स और हमारे वोट बैंक्स, जाहिर बात है कि आम आदमी पार्टी के पास में उन्होंने ले लिया, झूठ बोल करके, भ्रम फैला करके, और उसी चीज को हम लोग वापस लेकर के आ रहे हैं। जो लोग ये कहते थे कि दिल्ली के अंदर हमारी मुख्यमंत्री, हमारी दिल्ली सरकार भ्रष्ट है, वो आज तक के एक भी नए पैसे का आरोप सिद्ध नहीं कर पाए और बल्कि खुद भ्रष्टाचार में लीन हो गए। तो ये दिल्ली की जनता के सामने की बात है, और मैं दिल्ली की जनता से और अपने इन लोगों से कोई हाथ जोड़ करके याद दिलाना चाहता हूं कि क्या 2-3 विषय थे जिसको लेकर के ये सत्ता में आए थे। क्या उस वक्त ये एजुकेशन की बात करते थे? क्या उस वक्त ये हेल्थ की बात करते थे? नहीं, उस वक्त बात ये करते थे कि हम लोकपाल लेकर के आएंगे। उस वक्त ये बात करते थे कि ये लोग तो 10-10 एसी में रहते हैं, हम बड़ी सादगी से रहेंगे जी, हम कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, एफिडेविट लिख करके देते थे। अब लोकपाल कहां है? अब क्या भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं? क्या ये लोग सादगी में से रह रहे हैं? जो लोग ये वायदे से, जिन वायदों को लेकर के आए थे, वो वायदा तो कोई भी इन्होंने पूरा नहीं किया। जहां तक दिल्ली की डेवलपमेंट की बात है, दिल्ली की डेवलपमेंट के मामले में तो हर कोई ये मानता था कि शीला दीक्षित जी के 15 साल के अंदर अभूतपूर्व विकास हुआ है। हर कोई ये मानता था। कोई भी ऐसा व्यक्ति दिल्ली के अंदर नहीं होगा जो ये मानता नहीं होगा कि दिल्ली के अंदर अभूतपूर्व विकास नहीं हुआ। सीएनजी हम लेकर के आए, बिजली का निजीकरण करके बिजली के अंदर इंप्रूवमेंट हम लेकर के आए, मेट्रो हम लेकर के आए, फ्लाईओवर्स हम लोग लेकर के आए। ये सारी की सारी तो शीला दीक्षित जी की सरकार की देन थी। आपने एक नया टर्म दिया है खाप, लोग उस पर भी ट्वीट कर रहे हैं, शॉप डिलीवरी है, वो कह रहे हैं केएपी, खास आदमी पार्टी, और कई सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम नाम ले लेते हैं। कई क्या डेमोक्रेट्स मान नहीं रहे, पता नहीं, ये कई सारी चीजें इसमें घालमेल हो रही है। खैर, हम टॉपिक से फिर से वापस लौटते हैं। ये जो बात हो रही है, कई लोग कहते हैं कि आप दिल्ली में कांग्रेस जो है वो उस तरीके से नहीं लड़ रही है, इतनी सारी आपने कमियां निकाली, आप कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी लेकर के आ रहे हो, लगातार आप मुखर होकर के बोल रहे हो। लेकिन जिस समय अरविंद केजरीवाल साहब से पूछताछ होनी थी, सीबीआई कर रही थी, उस समय भी आपने कहा कि उनसे पूछताछ होनी चाहिए, और ये जो लिकर स्कैम है, जो आबकारी नीति में गड़बड़ी का मामला है, उसमें पूरी तह तक जाना चाहिए। उस समय आपने किया, लेकिन उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो आपके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल साहब से बात की। तो ये एक बात होता है कि क्या विपक्षी एकता के नाम पर क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या करीब आ रही है, खासतौर पर 2024 के इलेक्शंस के मद्देनजर? देखिए, बड़ी साफ बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपना फर्ज निभा रहे हैं और वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राज्यसभा में, और वहां पर केजरीवाल जी की पार्टी के अपने 6-7 राज्यसभा एमपीज हैं। तो जाहिर बात है कि उनके अगर लीडर को अगर कोई दिक्कत है तो वो एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो उनसे बात कर रहे हैं। जहां तक कि कांग्रेस पार्टी की बात है, लिकर स्कैम में अगर आपको ध्यान होगा कि सबसे पहली शिकायत कांग्रेस पार्टी ने दर्ज कराई, और सबसे ज्यादा मुखर तौर के ऊपर एआईसीसी पोडियम से 3 बार मैंने ये मांग करी कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए और इनको इसकी तह तक जाना चाहिए। और लिकर स्कैम दिल्ली का, उससे बड़ा कोई लिकर स्कैम ही नहीं है, मतलब उससे बड़ा दिल्ली में कोई स्कैम नहीं, जो दिल्ली की जनता भी जानती है, क्योंकि दिल्ली की जनता इससे सीधे सीधे प्रभावित हुई है। तो ये कांग्रेस पार्टी का इसमें कहीं पर भी कोई भी किसी भी किस्म से कोई पीछे हटना नहीं है। हम पूरी ताकत के साथ में लिकर स्कैम के ऊपर केजरीवाल और उनकी पार्टी और उनकी सरकार के जो भी मंत्री इसमें जिम्मेदार हैं, और इंक्लूडिंग केजरीवाल, हम मांग करते हैं कि उसके खिलाफ में एक्शन होना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं क्या कि ये स्कैम हुआ है? जो बात लगातार कल भी आम आदमी पार्टी बड़े जोर शोर से कह रही थी कि ये स्कैम ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से बाकी अपोजिशन पार्टीज के नेताओं को सीबीआई और ईडी निशाना बनाती है, उसी तर्ज पर दिल्ली की सरकार में जो मंत्री काम कर रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, उनको भी निशाना बनाया गया।
देखिए, जिस तेजी से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एजेंसीज का इस्तेमाल सारी विपक्षी पार्टियों पे किया है, तो सही और गलत को ढूंढने में दिक्कत होती है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया है। तो जो इसके अंदर असली में भी जिसने जुर्म किया है वो भी ये कहता है नहीं जी देखो सबके ऊपर हो रहा है, जबकि इसके अंदर ये ओपन एंड शट केस है। आप बड़ी सीधी सी बात यह है कि लिकर पॉलिसी को फॉर्म करने के लिए जिस कमेटी को मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने बनाया था, उस कमेटी की रिकमेंडेशन को ही उन्होंने उल्टा कर दिया। उस कमेटी ने यह कहा था कि दिल्ली के अंदर लीकेज होती है, पिल्फरेज होती है, तो उसके लिए दिल्ली के अंदर जो होलसेल लिकर ट्रेड है उसको प्राइवेटाइज करना चाहिए और उसको सरकार को लेना चाहिए, और जो नीचे रिटेल है उसको सिंगल रिटेल को उसको देना चाहिए, सिंगल हर एक को देना चाहिए। तो होलसेल रिटेल को सरकार को अपने पास रखना चाहिए और नीचे रिटेल को एक एक से ज्यादा किसी को नहीं देना चाहिए। यानी जितनी दुकान है उतने रिटेलर्स, जितनी दुकान है उतने रिटेलर्स होने चाहिए। और उन्होंने 2 मॉडल्स उन्होंने दिए, जिसने इनकी कमेटी ने 2 मॉडल्स कौन से दिए। कर्नाटक मॉडल उन्होंने बताया, कर्नाटक में होलसेल सरकार के पास में होता है और रिटेल जो है एक हर रिटेल को एक को राजस्थान के अंदर होता है, वहां पर हर एक को रिटेल को देने के लिए वो वहां पे ऑक्शन, ओपन ऑक्शन करते हैं और उसमें अर्नेस्ट मनी 50,000 रुपए जमा कराते हैं। यानी कि अगर 5 लोगों को अगर रिटेल शॉप को ही लेना है तो 5 आदमी मिलकर के उस पे ऑक्शन में आएंगे, अलग अलग होने चाहिए, और 50-50 हजार रुपए वो जमा कराएंगे और 2.5 लाख रुपए सरकार को उसमें अर्नेस्ट मनी में पैसा मिलेगा जो वापस नहीं आएगा। तो उनका ये कहना था 1,000 करोड़ रुपया तो हम इसी में कमा लेंगे अर्नेस्ट मनी के अंदर। तो सरकार को जो है होलसेल क्यों सरकार को अपनी पास रखनी चाहिए, ताकि मोनोपोली ना बने, ये उसने कहा था। हुआ ये कि जो जितने मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने ही अपनी नाम बदल करके होलसेल कंपनी बना दिया और होलसेल कंपनी वालों ने अपना और मैन्युफैक्चरर्स ने अपना तीसरा नाम बदल करके रिटेलर्स बना करके 25-25, 30-30 रिटेल शॉप एक एक कंपनी ने खरीद लिया। तो वो पूरी की पूरी मोनोपोली होगी, जिसके लिहाजा जिसका नुकसान ये हुआ कि जितने दिन ये चला हमारी ट्रेड बढ़ गई, हमारी सेल बढ़ गई, लेकिन हमारी कलेक्शन कम हो गई। जितनी सेल कह रहे हैं क्या कि दिल्ली वालों को शराब ज्यादा पिलाई गई, लेकिन जो कमाई, जो सरकार के पास जो एक्चुअल पैसा आना चाहिए, जो जेब में आना चाहिए, वो उतना ही रहा। यानी जो एक आरोप लगा है या जो चीफ सेक्रेटरी की जो रिपोर्ट कहती है कि लगभग सेल 85% या 100% के आसपास तक बढ़ा, वो तो बढ़ गया, लेकिन कमाई उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। बिल्कुल, जितने ऐसा है कि जब सेल बढ़ रही है तो कमाई भी बढ़नी चाहिए। हमारे दिल्ली के अंदर पहले होता ये था, पहले रिटेल सरकार के पास में था और होलसेल प्राइवेट के पास में था। तो जिस कमेटी ने कहा इसको उल्टा करो, आप होलसेल सरकार अपने पास रखे और रिटेल इंडिविजुअल एक एक रिटेल जो है वो आप प्राइवेट को दीजिए, ताकि इसमें आप चेक कर सकें, ताकि इसके अंदर सरकार को राजस्व पूरा मिले। अब जब 85%, 80% के करीब अल्कोहल की सेल बढ़ गई तो आपकी सरकार का राजस्व उतना ही बढ़ना चाहिए, लेकिन सरकार का राजस्व उल्टा 70-80% कम हो रहा है और सेल बढ़ रही है। तो लोगों को शराब तो ज्यादा पिलाई जा रही है और सरकार को नुकसान ऊपर से हो रहा है। क्यों हुआ? क्योंकि आप भी मंत्री रहे हैं दिल्ली सरकार में, आपके पास भी बहुत महत्वपूर्ण महकमे रहे हैं, सिर्फ दिल्ली सरकार में नहीं, आप तो केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे हैं। तो आप दिल्ली की जो पूरा सिस्टम है, पूरी व्यवस्था है, उसको बहुत भली भांति समझते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों इस तरीके का स्कैम हुआ? क्योंकि आपकी सरकार पर भी जब आप सत्ता में थे तो स्कैम का आरोप लगा था और अरविंद केजरीवाल जी ने ही लगाया था कि सीडब्ल्यूजी में स्कैम हुआ और बाकी तमाम जगहों पर स्कैम हुआ। तो अब जब आप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब पर यह आरोप, तो इसके पीछे क्या आपको लगता है, क्या वजह होगी और क्या आधार है? देखिए, बड़ा सीधे सीधे है जो अभी ईडी ने और सीबीआई भी जो ये कह रही है कि होलसेल सरकार अपने पास रखने की जगह होलसेल इन्होंने प्राइवेट को दिया और उसकी कमीशन 6% से बढ़ा करके 22% कर दिया। आपने जैसे पूछा कि क्यों सरकार को राजस्व नहीं ज्यादा बढ़ रहा है, उसकी वजह यह है कि जो राजस्व सरकार को मिलना चाहिए वो होलसेलर की जेब में जाना शुरू हो गया। आप सोचिए, कभी भी कहीं पे भी डबल
कहीं पर भी किया जाता है। 6% पहले कमीशन था, 6% से बढ़ा करके 12% शराब में कमीशन कर दिया गया। और इनकी कमेटी कह रही है कि प्राइवेट को मत दीजिए, सरकार अपने पास रखे। इन्हीं के द्वारा अपॉइंट करी गई कमेटी, कोई एलजी की कमेटी नहीं है, इन्हीं की कमेटी है। तो बड़ा सीधे सीधे मसला यह है कि जब कमीशन ये 6% की जगह होलसेलर को 12% कर देंगे, तो सरकार, तो शराब की सेल बढ़ने में फायदा जो है वो सरकार की जगह वो इन कमीशन वाले होलसेलर्स को मिलना शुरू हो गया। तो आप कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ क्या मनीष सिसोदिया तक मामला जाएगा, या फिर जो सिस्टम है, दिल्ली का सिस्टम है, इसमें चूंकि कैबिनेट को हेड करते हैं मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के पास महकमा नहीं है, तो क्या आप ये मानते हैं कि इसमें जो बात है वो सिर्फ मनीष सिसोदिया तक है, जो कि आबकारी मंत्री थे, जो शराब नीति को सीधे सीधे फॉर्मुलेट कर रहे थे, बना रहे थे, या फिर इसमें कुछ ना कुछ अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री है उनका भी रोल बनता है? देखिए, इसमें दो तरीके से जो अब सार्वजनिक जो सारी चीजें आ रही हैं, दो तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की सीधे संलिप्तता इसमें नजर आती है। एक तो अरविंद केजरीवाल जी से फेस टाइम फोन पे बात कराई गई, जो होलसेल डीलर्स हैं, ये ईडी ने अपने चार्जशीट में कहा है। तो होलसेल डीलर्स के साथ में जब फेस टाइम के ऊपर जो बिचौलिए ने जब बात कराई और उसने कहा कि ये मेरा आदमी है, तो उसके बाद में कोई बात और कहने को रह नहीं जाती। चलिए, इसको नहीं मानते कि फेस टाइम का प्रूफ कहां से, ये क्या है। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जिसने 6% से 12% होलसेल के लाइसेंस फीस को जिसने किया, 6% से 12% कमीशन मिलना चाहिए होलसेलर को, प्राइवेट को, उसका डिसीजन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने मुख्यमंत्री आवास पे बैठ करके लिया। और मुख्यमंत्री आवास पे बैठ करके, मुख्यमंत्री के सामने अगर बैठकर, मुख्यमंत्री आवास में आप जाएं और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है और आप ये कहें कि जी उसमें मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो ये कोई मानने वाला नहीं है। तो अगर आपने मुख्यमंत्री आवास, अगर आपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग करनी है विदाउट मुख्यमंत्री, तो आप सचिवालय से करें, या जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मनीष सिसोदिया उसके मिनिस्टर ने, डिप्टी सीएम उसके घर से करें। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग इस काम के लिए हो रही है, और बार बार जब हुई है, उनको जो है मुख्यमंत्री आवास से दिया गया, तो मुख्यमंत्री की संलिप्तता तो होगी होगी इसमें। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि पंजाब में जब सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, तो पंजाब में भी सेम लिकर पॉलिसी उन्होंने लागू कर दी। दिल्ली में भी वही लिकर पॉलिसी थी, वहां पर मुनाफा हो रहा है। दिल्ली की जो स्थिति है उसमें उपराज्यपाल कई सारे अड़ंगा अड़ाते हैं, और इसकी वजह से जो दिल्ली में है वो गड़बड़ी हुई। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, पंजाब में कभी भी कोई लिकर पॉलिसी चेंज नहीं करी। पंजाब में पहले से ही ये लिकर पॉलिसी थी। तो पंजाब से गलत कंपेयर कर रहे हैं। पंजाब में ऐसा थोड़े था कि पंजाब में वहां पे पहले डीएसआई डीसी दिल्ली में जैसे, या दिल्ली टूरिज्म या सरकार यहाँ पे शराब लिकर बेचती थी, ऐसा पंजाब में नहीं था। पंजाब में तो पहले भी प्राइवेट बेचती थी, अभी भी प्राइवेट बेच रही है। पंजाब में इन्होंने क्या दिल्ली वाला लागू किया? पंजाब में तो पहले भी प्राइवेट बेचता था, पंजाब में पहले भी, अब भी वही कर रहा है। दिल्ली में इन्होंने तो अपनी कमेटी जो बनाई थी, जो सबसे बड़ा इनके ऊपर जो एलिगेशन लगता है वो ये है कि इन्होंने कमेटी बनाई कि हम कैसे और राजस्व इसमें प्राप्त करें, ट्रांसपेरेंट तरीके से कैसे होगा। उस कमेटी ने कहा कि आप जो है होलसेल सरकार अपने पास में रखें, और रिटेल, सिंगल रिटेल आप इसको दें। दो सबसे महत्वपूर्ण चीजों को इन्होंने नहीं फॉलो किया, जिसकी वजह से दिल्ली में चोरी बढ़ी, सीधी सी बात। अच्छा, इसमें एक, चूंकि हम तमाम चीजें ले रहे हैं, उसमें कई सारे सवाल आ रहे हैं। चूंकि हमने शुरू किया था मुख्यमंत्री के बंगलों से, राहुल राठौर साहब हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस सरकार में आती है तो ये जो मुख्यमंत्री का बंगला बना है उसे तोड़ेगी, नीलाम करेगी? क्या अगर ये गलत बना है तो इस पर आप अपना रुख साफ करें? देखिए, ये बिल्कुल गलत बना है। सबसे पहले तो कांग्रेस अगर वापस सत्ता में आएगी, तो जो पुरानी कॉलोनियल बिल्डिंग वहां पे बनाई गई है, इंटेक जो हमारे दिल्ली का एक बहुत बड़ी संस्था है जो पुरानी बिल्डिंग्स को रेनोवेट करती है, उसको जो है वापस उसको बुला करके उसके माध्यम से पुरानी बिल्डिंग को, कॉलोनियल बिल्डिंग को वापस स्थापित किया जाएगा। क्योंकि जो दिल्ली का हेरिटेज है उसको वापस, और ये उस जगह पे नहीं बना हुआ, ये पीछे बना हुआ है, तो उस जगह के इसका क्या इस्तेमाल करा जाना चाहिए वो तो देख करके करा जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो बिल्डिंग ओल्ड कॉलोनियल हेरिटेज जो बनाई गई है,
उसको वहां पर स्थापित किया जाएगा। जो 28 पेड़ काटे गए हैं उसके बदले जितनी भरपाई जो करी जानी चाहिए उसको हम लोग देखेंगे कि वो भरपाई हमारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इमीडिएटली ये करने की जरूरत है कि दिल्ली का एक पुराना हेरिटेज स्ट्रक्चर जो डेमोलिश हुआ है उसको वापस हम कैसे कर सकते हैं। आप लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को उठाते रहे हैं, साथ ही साथ जो नीतिगत यानी जो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग है उसमें भी कहाँ कहाँ कमियां हैं वो भी आप लगातार लोगों के सामने सार्वजनिक तौर पर लाते रहे हैं। और ये एक खूबसूरती है, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि सरकार पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और इसकी यही भूमिका विपक्षी पार्टियों की होनी चाहिए। पॉलिटिकल इशू के साथ दिल्ली के हम आपसे फिर दो चार होंगे, तब तक दीजिए हमें अनुमति। बहुत बहुत शुक्रिया।